हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था, जिस टॉपिक का नाम क्या था, लोक नाट्य, आज उसी लोक नाट्य टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे राजस्थान के अन्य लोक नाटकों के बारे में, जिसमें आज जो हम लोक नाट्य पढ़ने वाले हैं उस लोक नाट्य का नाम है चार बेत। क्या नाम है? चार बेत। कौन सा लोक नाट्य है? चार बेत। क्लियर है? सुनिएगा चार बेत के बारे में। देखो, अब चार बेत लोक नाट्य जो है यह राजस्थान में तो कहां पर किया जाता है? टोंक में। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर है? टोंक। क्लियर है? अब मेरी बात सुनिएगा, कभी भूल भी जाओ तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैं अगर क्लास पढ़ा रहा हूं, क्लास में अगर चार बच्चे अगर बात करते हैं तो मैं उन बच्चों को क्या करूंगा? टूकूंगा कि आप बात मत करो, तो उसी से याद रख लेना। चार बेत कहां पर किया जाता है? टोंक में। कहां पर किया जाता है? टोंक में। और सुनिए, ठीक है, चार बेत टोंक में किया जाता है और यह जो लोक नाट्य है यह मूलतः, कैसे? मूलतः कहां का लोक नाट्य है? तो यह मूलतः है अफगानिस्तान का। कहां का है? अफगानिस्तान का। और इसका मूल रूप से जो मंचन है, क्या? मूल रूप से मंचन, मूल रूप से मंचन अफगानिस्तान की जो भाषा है, जिस भाषा का नाम है पाश्तो। क्या नाम है? पाश्तो। मूल रूप से चार बेत जो लोक नाट्य था, इस लोक नाट्य का मंचन किस भाषा में किया जाता था? पाश्तो भाषा में। कौन सी भाषा में? पाश्तो भाषा में। और ये पाश्तो कहां की भाषा है? तो यह कहां की भाषा है? अफगानिस्तान। कहां की भाषा है? अफगानिस्तान। मूल रूप से मंचन किस भाषा में किया जाता है? पाश्तो भाषा में किया जाता है, किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे हो कि ये लोक नाट्य टोंक में किया जा रहा है, अभी आप बता रहे हो मूलतः अफगानिस्तान का है, तो समझना कि मूलतः तो यह लोक नाट्य अफगानिस्तान का था, मगर राजस्थान में एक व्यक्ति लेके आए थे और उनका नाम क्या था? करीम खान निहंग। क्या नाम था? करीम खान निहंग। राजस्थान में प्रवर्तक कौन थे? राजस्थान में प्रवर्तक, उनका नाम क्या है? करीम खान निहंग। क्या नाम है? करीम खान निहंग। क्लियर है? अब टोंक आप जानते हो कि राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत थी, सही सी बात है। तो यहां पर करीम खान निहंग जिन नवाब के शासनकाल में आए थे उनका नाम था नवाब फैजुल्ला खान। क्या नाम था? नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में राजस्थान में करीम खान निहंग आकर कौन सा लोक नाट्य शुरू करते हैं? तो कौन सा है वो? चार बेत। कौन सा है? चार बेत। कौन सा है? चार बेत। नवाब फैजुल्ला खान के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में। खान के शासनकाल में किसने शुरू किया था? करीम खान निहंग शासन काल में। क्लियर है? आप सभी लोगों ने, एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी। क्या नाम है? अमर अकबर एंथनी। वो फिल्म आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो उसमें एक ऋषि कपूर का गाना आता है, पर्दा है पर्दा करके, ठीक है। अब वो जो पर्दा है उसमें जो वो गाना गाया जा रहा है, उस गाने को कव्वाली शैली में गाया जा रहा है। किस शैली में गाया जा रहा है? कव्वाली शैली में। तो याद रखना, राजस्थान का एक लोक नाट्य है जिसका नाम है चार बेत, और चार बेत का जो मंचन किया जाता है वह कौन सी शैली में किया जाता है? तो वह कौन सी शैली है? कव्वाली शैली। मंचन किस शैली में होता है? कव्वाली शैली। मंचन कव्वाली शैली में, कव्वाली शैली में किया जाता है। क्लियर है? देन आज भी कहा जाता है कि जब इस लोक नाट्य को शुरू किया जाता है तो इस लोक नाट्य को शुरू करने से पूर्व क्या किया जाता है कि चार जो पंक्तियां होती है वो पाश्तो भाषा में बोलकर ही इसको क्या किया जाता है? शुरू। क्या किया जाता है? शुरू। तो याद रखिएगा, शुरू करने से पूर्व, शुरू करने से पूर्व चार पंक्तियां पाश्तो भाषा में बोली जाती है, में बोली जाती है।
क्लियर है। अब इस लोक नाट्य के दौरान जो मुख्य वाद्य यंत्र है, क्या मुख्य जो वाद्य यंत्र होता है वह वाद्य यंत्र तो कौन सा है? डफ। कौन सा है? डफ। कौन सा है? डफ। फिर से उस फिल्म को याद करो, पर्दा है पर्दा जो गाना था, उसमें ऋषि कपूर साथ में वो एक डफली भी बजा रहे हैं, जो कि अगर आपने देखा हो तो घर की छानी जैसी होती है, वो क्या होती है? डफली होती है, लकड़ी की जो निर्मित होती है। ठीक है, तो इस लोक नाट्य के दौरान वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है? डफ। क्या बजाया जाता है? डफ। इसी लोक नाट्य का एक अन्य नाम है, कौन सा नाम है? अन्य नाम। और वो अन्य नाम क्या है? तो चार वेद को अपने कहा जाता है नवाबों की विधा। क्या कहा जाता है? नवाबों की विधा। अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? नवाबों की विधा। नवाबों की विधा। डन। ये कौन सा लोक नाट्य आपके हो गया? चार वेद। सिंपल सा है और यही से आपके एग्जाम में क्या उठते हैं? क्वेश्चन उठते हैं। क्लियर है? बड़े आगे और सुनिएगा। अगला जो लोक नाट्य है वो मेवाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है, और आप शायद सभी जने होशियार हो और आप सभी जने समझ गए होंगे कि उस लोक नाट्य का नाम क्या है। उस लोक नाट्य का नाम है गवरी। क्या नाम है? गवरी। गवरी को माना जाता है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या है? लोक नाट्य। क्या है? सबसे प्राचीन लोक नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य। उसके बाद में यह लोक नाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? भील जनजाति द्वारा 40 दिनों तक। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक, या फिर सवा महीने तक। कितने महीने तक? सवा महीने तक किसका मंचन किया जाता है? तो वो कौन सा लोक नाट्य है? गवरी। कौन सा है? गवरी। 40 दिनों तक या फिर सवा महीने तक। सवा महीने तक इसका मंचन किया जाता है। इसका मंचन किया जाता है। किया जाता है। डन। और 40 दिनों तक ये किया जाता है। अब कब से शुरू होता है? तो याद रखना कि यह लोक नाट्य शुरू कब से होता है? तो यह लोक नाट्य शुरू होता है रक्षाबंधन के अगले दिन से। कौन से दिन से? रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू। अगले दिन से शुरू। क्लियर है? और यह ऐसा लोक नाट्य है जो कि पूरा का पूरा दिन में ही क्या किया जाता है? मतलब दिन में ही इसका क्या किया जाता है? मंचन। क्या किया जाता है? मंचन। दिन में ही मंचन किया जाता है। क्लियर है? कौन सा लोक नाट्य है? तो गवरी है। कौन सा है? गवरी। उसके बाद में इसमें जो कलाकार होंगे, कौन? गवरी लोक नाट्य के जो कलाकार होते हैं, उन कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है खेल्ये। क्या कहा जाता है? खेल्ये। क्या कहा जाता है? खेल्ये। और इसमें जो ये कलाकार होंगे मुख्य रूप से कौन होंगे? पुरुष। कौन होंगे? मुख्यतः सारे के सारे कौन होंगे? पुरुष होंगे। कौन होंगे? पुरुष होंगे। क्लियर है? उसके पश्चात इस लोक नाट्य का एक प्यारा सा अन्य नाम है, और वो अन्य नाम क्या है? मेरू नाट्य। क्या नाम है? मेरू नाट्य। मैं कह रहा हूं आप बच्चों को कभी भी यह नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम सभी जने जानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति के लोगों को वनपुत्र कहा था। इसका अर्थ यह होता है कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो कहां पर रहते थे? तो जंगलों या फिर पहाड़ों में रहते थे। तो इस लोक नाट्य का मंचन में मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता, और पहाड़ का पर्यायवाची होता है मेरू। क्या होता है? मेरू। इस कारणवश इस लोक नाट्य का नाम ही क्या पड़ गया? मेरू नाट्य, क्योंकि इसका मंचन ही कौन से क्षेत्रों में होता था? पर्वतीय क्षेत्रों में। क्लियर है? अन्य नाम क्या हो गया? तो मेरू नाट्य। क्लियर है? बड़े आगे और सुनिएगा। अब जब राखी के अगले दिन से जब गवरी की शुरुआत की जाती है, तो सबसे पहले शिव और पार्वती की, माता पार्वती की मूर्तियों की क्या की जाती है? स्थापना। क्या की जाती है? स्थापना। शुरू करते वक्त महादेव जी और
माता पार्वती और माता पार्वती की मूर्तियों की स्थापना की जाती है, की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। उसके बाद में अगर किसी भी गांव में अगर गौरी का मंचन किया जा रहा है तो वहां पर मंचन करने से पूर्व उस गांव की एक देवी होगी, जिस देवी का नाम होगा खेड़ा माता। खेड़ा माता से आज्ञा लेने के पश्चात ही गौरी का मंचन क्या किया जाता है, शुरू। क्या किया जाता है, शुरू। तो नेक्स्ट लाइन क्या है कि मंचन से पूर्व खेड़ा माता की आज्ञा ली जाती है। किन की आज्ञा ली जाती है, खेड़ा माता की आज्ञा ली जाती है, की आज्ञा ली जाती है, क्लियर है। खेड़ा माता की आज्ञा ले ली है, महादेव जी और पार्वती माता की मूर्तियों की भी स्थापना कर दी है। 40 दिनों तक अच्छे से गौरी रम ली गई है। अब 40 दिनों के पश्चात क्या किया जाता है, गौरी को विसर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है, गौरी को विसर्जित किया जाता है। और जो यह गौरी को विसर्जित किया जा रहा है इसे क्या कहा जाता है, वलावण, या फिर क्या कहा जाता है, गडावण। क्या कहा जाता है, गडावण। गौरी को विसर्जित करना, वलावण या गडावण कहलाता है, क्लियर है। अब आप कहोगे कि सब वलावण में एक बात तो हमें समझ में आ गई कि इसे गौरी को क्या किया जाएगा, विसर्जित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विसर्जित, क्लियर है। मगर सर हमने कभी देखा नहीं विसर्जित कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है इसके विसर्जन में, तो सुनिएगा। वलावण के समय क्या होता है, वलावण के समय जो महादेव जी और माता पार्वती की जो मूर्ति जो स्थापित की गई थी, उन मूर्तियों को पास ही के किसी तालाब में क्या कर दिया जाता है, विसर्जित। क्या कर दिया जाता है, विसर्जित। किनकी मूर्तियों को, माता पार्वती तथा महादेव जी की मूर्तियों को, महादेव जी की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अकेले माता पार्वती और महादेव जी की मूर्तियों को विसर्जित नहीं किया जाता है। जब वलावण का समय आता है तो जो भील जनजाति के जो लोग हैं जो कि गौरी का मंचन कर रहे हैं, वह लोग क्या करते हैं, कुम्हार के घर पर जाते हैं और कुम्हार के घर पर जाकर वहां से एक मिट्टी से बना हुआ क्या लाते हैं, हाथी। और हाथी लाकर उस हाथी के साथ में ही महादेव जी और माता पार्वती की जो ये मूर्तियां है उनको पास ही के किसी तालाब में क्या किया जाता है, विसर्जित। क्या किया जाता है, विसर्जित। साथ में और क्या होता है, तो मिट्टी से बना हाथी, हाथी, क्लियर है। तो किसी दिन सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि गौरी के वलावण के समय निम्न में से किस मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता, तो वहां पे 3 राइट होंगे। कौन कौन से, माता पार्वती की मूर्ति को किया जाता है विसर्जित, महादेव जी की मूर्ति को भी किया जाता है विसर्जित, इनके साथ में एक और क्या होता है, मिट्टी से बना हाथी। जब पुरुष समस्त यहाँ पर गौरी को विसर्जित कर रहे हैं, उसी समय पर जो भील जनजाति की जो महिलाएं होंगी वो घर पर रहकर अपने हाथों में क्या लगाएगी, मेहंदी। क्या लगाएगी, मेहंदी। वलावण के समय की बात कर रहा हूं मैं। वलावण के समय भील जनजाति की महिलाएं अपने घर पर रहकर अपने हाथों में मेहंदी लगाती है, जिस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, मृगा कार्यक्रम। क्या कहा जाता है, मृगा कार्यक्रम। वलावण के समय, वलावण के समय भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा हाथों में क्या लगाई जाती है, मेहंदी। क्या लगाई जाती है, मेहंदी, जिसे क्या कहा जाता है, मृगा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, मृगा कार्यक्रम। मृगा
क्रम। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मृगा कार्यक्रम का संबंध राजस्थान के किस लोकनाट्य से, तो वो कौन सा है? गवरी। कौन सा लोकनाट्य है? गवरी। क्लियर है? और सुनिए, अब देखो गवरी में क्या है कि बहुत अलग अलग प्रकार की नाटिका है। जैसे आप मान लो कि अगर स्टार प्लस चैनल देखते हो तो स्टार प्लस पर क्या एक ही टीवी शो आता है? क्या आप कहोगे कि सर नहीं आता, बहुत सारे शोज आते हैं, ठीक है, वैसा ही है गवरी। गवरी जो लोक नाट्य है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्या है? नाटिकाएं हैं। क्या है? नाटिकाएं हैं, ठीक है। तो सुनना, अब जो अलग अलग नाटिकाएं होंगी उन नाटिकाओं के बीच में जोड़ने का भी तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एक फिल्म होती है, एक अगर टीवी शो देखो तो टीवी शो के बीच में क्या आते? एडवर्टाइज आते। क्या आते? एडवर्टाइज आते। एडवर्टाइज आप नहीं समझे होंगे, एडवर्टाइजमेंट। क्या होंगे? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आते। अब सेम टू सेम जैसा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वैसा का वैसा एडवर्टाइजमेंट गवरी में भी आता है, जिसको कहते हैं गवरी की गाई। क्या कहते हैं? गवरी की गाई, या फिर गवरी की गाई को और क्या कहा जाता है? गम्मत। क्या कहा जाता है? गम्मत। गवरी की गाई, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है? गम्मत। क्लियर है? बड़े आगे और सुनेगा। प्रमुख नाटिकाएं कौन कौन सी है तो उनके नाम सुनिएगा आप। प्रमुख नाटिकाएं, सबसे पहले तो आप सभी जने जानते हो कौन सी है? शिव भस्मासुर। कौन सी है? शिव भस्मासुर। डन। उसके बाद में कान गुजरी, एक और है प्रमुख नाटिका जिसका नाम है कालू कीर। कालू कीर। एक और है घुमा मीणा। घुमा मीणा। और इन समस्त नाटिकाओं में सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे शानदार जो नाटिका होती है वो कौन सी नाटिका है? तो उस नाटिका का नाम है देवी अमुड़वास्या की सवारी। कौन सी सवारी? देवी अमुड़वास्या की सवारी। सर्वश्रेष्ठ नाटिका कौन सी है? देवी अमुड़वास्या की सवारी। देवी अमुड़वास्या की सवारी। क्लियर है? यह आप थोड़ी क्या करना, याद रखना। क्लियर है? उसके बाद में अब हम जानेंगे कि गवरी लोकनाट्य के अलग अलग कलाकारों को क्या कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग कलाकार ना होके के अपन उनको कहेंगे पात्र। क्या कहेंगे? पात्र, ठीक है। अब देखो, जो व्यक्ति सूत्रधार का काम करता है, किसका काम? सूत्रधार, उसको तो कहते हैं कुटकुड़िया। क्या कहते हैं? कुटकुड़िया। क्या कहते हैं? कुटकुड़िया। मतलब वो कहानियों से कहानियों की क्या जोड़ रहा है? कड़िया जोड़ रहा है। तो कड़िया जोड़ रहा है इसलिए उसके नाम में भी क्या आ रहा है? कड़िया आ रहा है। क्या आ रहा है? कड़िया। कुटकड़िया। कुड़िया है, याद रखना, कुटकुड़िया। उसके बाद में अब मेरे को एक बात बताओ कि जो कविता जो होती है, सही सी बात है, क्या कविता के शॉर्ट रूप को हम शायरी कह सकते हैं क्या? तो आप कहोगे कि हाँ सर कह सकते हैं। अब शायरिया सुनने का सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? जब आदमी क्या लगा रहा हो? पैक लगा रहा हो। क्या लगा रहा हो? पैक। पैक को क्या कहते हैं? जाम। क्या कहते हैं? जाम। तो याद रखना, गवरी लोकनाट्य में जो जामटिया होता है, कौन होता है? जामटिया। कौन होता है? जामटिया। ये जामटिया क्या करता है? कविताएं सुनाता है। क्या सुनाता है? कविताएं सुनाता है। मगर वो कविताएं बिल्कुल ग्रामीण मेवाड़ी में होती है, जिसको जनरली अपन क्या बोलते हैं? धावड़ी। क्या बोलते हैं? धावड़ी। बिल्कुल जो देसी जो मेवाड़ी होती है, जो कि उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको क्या कहा जाता है? धावड़ी। और धावड़ी आसानी से समझ में नहीं आती, ठीक है। तो वो जो कविता है धावड़ी में है, प्रॉपर मेवाड़ी में। अब उसका कोई सरलार्थ करने वाला भी तो व्यक्ति होना चाहिए। तो याद रखना है, एक और कैरेक्टर अभी आएगा जिसका नाम है खटकड़िया। क्या नाम है? खटकड़िया, ठीक है। खटकड़िया का काम क्या होता है? एक तो ये व्यक्ति इन कविताओं का क्या करता है? सरल अर्थ करता है। कैसा अर्थ करता है? सरल अर्थ करता है। तथा बीच बीच में यही व्यक्ति किसका रोल करता है? तो जोकर का भी रोल करता है। और वो व्यक्ति कौन है? खटकड़िया। कौन है? खटकड़िया। क्लियर है? इसी में माता पार्वती। कौन? माता पार्वती। माता पार्वती के पात्र को कहा जाता है गौर माता। माता पार्वती क्या कहा जाता है? गौर माता। गौर माता, या इन्हीं को ही कहीं कहीं पर और क्या कहा जाता है? राई माता। क्या कहा जाता है? राई माता। क्लियर है? उसके पश्चात जो महादेव जी का पात्र होता है, किनका पात्र? महादेव जी का जो पात्र होता है, महादेव जी के पात्र को क्या कहा जाता है? राई बुढ़िया। क्या कहा जाता है? राई बुढ़िया।
राई बुढ़िया। कहीं कहीं पे इसी पात्र को कहते हैं पुरिया, और कहीं कहीं पर इसी पात्र को और क्या कहते हैं, बुढ़िया। क्या कहते हैं, बुढ़िया। क्लियर है। ये अपने गौरी के प्रमुख प्रमुख क्या है, पात्र हैं। क्या है, पात्र है। सूत्रधार को क्या कहते हैं, कुटकड़िया। जामटिया कौन होता है, जो कविताएं बोलता है। कविताओं का सरलार्थ कौन करता है, खटकड़िया। माता पार्वती को क्या कहते हैं, गौर माता या फिर क्या कहते हैं, राई माता। महादेव जी का जो रोल होता है उनको क्या कहते हैं, राई बुढ़िया या फिर क्या कहते हैं, पुरिया, और क्या कहते हैं, बुढ़िया कहते हैं। क्लियर है। और उसके बाद में सुनना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है भानु भारती। क्या नाम है, भानु भारती। भानु भारती ने गौरी लोक नाट्य देखा और उनको गौरी लोक नाट्य बहुत क्या आया पसंद, क्या आया पसंद। तो उन्होंने क्या किया, जो अपना गौरी लोक नाट्य था, इससे प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर, गौरी से प्रभावित होकर पशु गायत्री नामक नाटक की रचना की। क्लियर है। और उसके बाद में जो अपना जो गौरी लोक नाट्य है, कभी क्षेत्र पूछ लिया जाए, कौन से क्षेत्र में, तो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, गौरी लोक नाट्य कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा, गौरी लोक नाट्य। डन। ये आपके कौन सा लोक नाट्य कंप्लीट हो गया, गौरी। कौन सा हो गया, गौरी। क्लियर है। गौरी काफी सिंपल लोक नाट्य है, एक बार देख लेते हैं अपन फिर से। ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है, गौरी। भील जनजाति कितने दिनों तक करती है, 40 दिनों तक। रक्षाबंधन के अगले दिन से इसको किया जाता है और दिन में ही इसका क्या किया जाता है, मंचन। भील जनजाति में भी इसका मंचन कौन करते हैं, मुख्यतः पुरुष करते हैं। कलाकारों को क्या कहा जाता है, खेलिए। ठीक है। अन्य नाम क्या है, मेरु नाट्य। शुरू करते वक्त महादेव जी और माता पार्वती की मूर्तियों की क्या की जाती है, स्थापना। मंचन करने से पूर्व किन की आज्ञा, खेड़ा माता की आज्ञा। विसर्जित करने को क्या बोलते हैं, वलावण गढ़ावण। वलावण के समय मिट्टी के हाथी के साथ में माताजी तथा महादेव जी की मूर्तियों को क्या किया जाता है, विसर्जित। घर पे महिलाएं हाथ में क्या लगाती है, मेहंदी, जिसको क्या कहते हैं, मृगा कार्यक्रम। और मुख्य नाटिकाएं ये रही, और सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, देवी अमूढ़वास्या की सवारी। क्लियर है। बीच बीच में जो वो एडवर्टाइजमेंट वाला जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, गौरी की गाय। दो कहानियों के को जोड़ने का जो कार्य जो करती है वो क्या है, गौरी की गाय। सूत्रधार कौन होता है, कुटकुड़िया। जामटिया कौन होता है, कविताएं बोलता है। खटखड़िया सरलार्थ करता है। माता पार्वती के रोल को गौर माता, महादेव जी वाले रोल को क्या कहते हैं, राई बुढ़िया। भानु भारती ने किससे प्रभावित होकर पशु गायत्री नामक नाटक की रचना की, तो कौन सा लोक नाट्य था, गौरी। और क्षेत्र कौन सा है, तो मेवाड़। कौन सा क्षेत्र है, मेवाड़। क्लियर है। बढ़े आगे और सुनिएगा। नेक्स्ट जो लोक नाट्य है वह कौन सा लोक नाट्य है, रामलीला। कौन सी लीला, रामलीला। क्लियर है। रामलीला। डन। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि रामलीला जो है, रामलीला के मंचन को शुरू किसने किया होगा, तो आप सभी जने बता सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कि रामलीला का जो मंचन है वो शुरू करना जिन्होंने प्रारंभ किया था वो थे तुलसीदास जी। कौन थे, तुलसीदास जी। किनके द्वारा शुरू किया गया, प्रवर्तक कौन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ, जो कि सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ आप कह सकते हो, रामचरितमानस की क्या की थी, रचना। क्या की थी, रचना। प्रवर्तक कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें रामायण का क्या किया जाता है, मंचन। क्या किया जाता है, मंचन। रामायण का मंचन किया जाता है। क्लियर है। और सुनिएगा, राजस्थान में वैसे तो देखो रामलीला हर जगह की जाती है, मगर कुछ क्षेत्र विशेष है जहां की जो रामलीला है वो काफी अपने में क्या रखती है, विशेषता। क्या रखती है, विशेषता। सुनिएगा कौन कौन सी है। सबसे पहले एक तो है जुरहरा भरतपुर। कौन सा स्थान, जुरहरा। यह स्थान कहां पर पड़ता है, भरतपुर। कहां पे पड़ता है, भरतपुर। एक और स्थान पड़ता है पाटुदा करके, जो कि कहां पर है, कोटा में। कहां पर है, कोटा में। ये दोनों स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, रामलीला के लिए। किसके लिए, रामलीला के लिए प्रसिद्ध स्थान। रामलीला के लिए प्रसिद्ध
स्थान। क्लियर है। रामलीला का मंचन किन्होंने शुरू किया, तो वो कौन थे? तुलसीदास जी। रामायण का इसमें मंचन किया जाता है। जुरहरा, भरतपुर और पाटुदा कोटा किस लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा लोकनाट्य है वो? रामलीला। क्लियर है। और सुनिएगा अब, उसके बाद में 3 स्थान में लिख रहा हूं। एक तो है बिसाऊ। क्या है? बिसाऊ। बिसाऊ पड़ता है झुंझुनू में। कहां पे पड़ता है? झुंझुनू। डन। बिसाऊ कहां पे पड़ता है? झुंझुनू। एक और है, बारा का स्थान है जिसका नाम है मांगरोल। क्या नाम है? मांगरोल, जो कि कहां पर पड़ता है? बारा में। और एक और बारा का ही स्थान है जिसका नाम है अटरू। क्या नाम है? अटरू। अटरू भी कहां पे पड़ता है? बारा में पड़ता है। क्लियर है। ये तीनों ही स्थान अपने यहाँ की जो रामलीला है उस रामलीला के लिए काफी क्या है? प्रसिद्ध है। कैसे? देखेगा, बिसाऊ में मुख्य रामलीला होती है। कौन सी रामलीला होती है? मुख्य रामलीला। मतलब कि मुख्य के अभिनय, मुख्य के हाव भावों के साथ में यहां पर क्या की जाती है? रामलीला। तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि मुख्य रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? तो कहां की प्रसिद्ध है? बिसाऊ, झुंझुनू में। क्लियर है। उसके बाद में ढाई कड़ी की रामलीला। कौन सी रामलीला? ढाई कड़ी की रामलीला। इसमें जो पूरी की पूरी जो रामलीला है उस रामलीला को 2.5 दोहों में बांट दिया गया है। और 2.5 दोहे बोलते हुए ही जो मांगरोल बाला की जो रामायण है उस रामायण का क्या किया जाता है? मंचन। तो क्वेश्चन यही आता है कि 2.5 कड़ी की रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? तो वो कहां की प्रसिद्ध है? मांगरोल। कहां की प्रसिद्ध है? मांगरोल। क्लियर है। और सुनिएगा, अटरू बारा। कौन सी बारा? अटरू बारा। ठीक है। अटरू बारा वाली जो रामलीला होती है उसमें जो शिव धनुष होता है, कौन सा धनुष? शिव धनुष। वो शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा जाता है? जनता द्वारा। शिव धनुष जनता द्वारा, जनता द्वारा तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। क्लियर है। ये राजस्थान की मुख्य क्या है? आपकी रामलीला। क्या है? रामलीला है। बड़े आगे हमने राम जी के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम कान्हा जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कान्हा की लीलाओं का जो वर्णन किया, जो मंचन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासलीला। क्या कहते हैं? रासलीला। डन। अगला लोकनाट्य कौन सा है? रासलीला। कौन सा है? रासलीला। डन। सुनिएगा, श्री कृष्ण की कथाओं का मंचन। कथाओं का मंचन। डन। और सुनिएगा, श्री कृष्ण की कथाओं का मंचन रासलीला में किया जाता है। रासलीला राजस्थान में कहां कहां पर प्रसिद्ध है? एक तो ब्रज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ब्रज तथा मारवाड़ क्षेत्र में काफी क्या है? प्रसिद्ध। मारवाड़ क्षेत्र में। डन। उसके बाद में मुख्य स्थान। कौन सा स्थान? मुख्य स्थान पूछ लिया जावे तो स्थान का नाम है फुलेरा जयपुर। कौन सा जयपुर? फुलेरा जयपुर। फुलेरा जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। रासलीला की जो शुरुआत अगर आपसे कभी पूछी जाए कि रासलीला की शुरुआत किनके द्वारा की गई, तो वो शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो वह थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य, जिनके द्वारा वल्लभ संप्रदाय की क्या की गई थी? स्थापना। क्या की गई थी? स्थापना। क्लियर है। बड़े आगे, वल्लभाचार्य द्वारा क्या की गई थी? शुरुआत। क्या शुरू की गई? तो रासलीला शुरू की गई। और सुनिएगा आप, मुख्य स्थान कौन सा हो गया? फुलेरा जयपुर। और फुलेरा जयपुर के काफी प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम क्या है? शिवलाल कुमावत। क्या नाम है? शिवलाल कुमावत। ये कहां के रहने वाले हैं? तो फुलेरा के रहने वाले हैं। और किस लोकनाट्य के कलाकार है? तो कौन सा लोकनाट्य है? रासलीला। कौन सा है? रासलीला। क्लियर है। और सुनिएगा आप, 2 अन्य कलाकार हैं। अन्य कलाकार, एक का तो नाम है हरगोविंद स्वामी। क्या नाम है? हरगोविंद स्वामी। हरगोविंद स्वामी। और एक का नाम है रामसुख स्वामी। क्या नाम है? रामसुख स्वामी। क्लियर है। यह दोनों अपने रासलीला के क्या है? प्रमुख कलाकार। क्लियर है। बड़े आगे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है, अब देखिएगा इसी में मैं 2 टाइप और बताऊं। ठीक है।
जैसे मान लो श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन अगर स्टेज पर किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है, स्टेज पर किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासलीला। क्या कहते हैं, रासलीला। और अगर इसी लीलाओं का मंचन किसी नुक्कड़ या फिर चौराहे पर किया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रासधारी। क्या कहेंगे, रासधारी। क्या कहेंगे, रासधारी। किसी, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, रासधारी लीला। रासधारी लीला किसी नुक्कड़ या चौराहे पर श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन। श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन। क्लियर है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जनरली हम क्या कहते हैं, रासधारी लीला। रासधारी लीला राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में। रासधारी लीला के प्रवर्तक कौन है, तो उनका नाम है मोतीलाल जी। क्या नाम है, मोतीलाल जी। प्रवर्तक कौन है, तो इनका नाम है मोतीलाल जी। मोतीलाल जी। बड़े आएंगे तो किसी नुक्कड़ चौराहे पर किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, रासधारी लीला। उसके बाद में अगर श्री कृष्ण को घघरी और पैरों में घुंघरू पहनाकर उनका अगर मंचन किया जाए, उनकी कहानियों का अगर मंचन किया जाए तो उसको कहते हैं रासमंडल। क्या कहते हैं, रासमंडल। रासमंडल श्री कृष्ण को घघरी और घुंघरू पहनाकर उनकी लीलाओं का मंचन करना। डन। क्या कहलाता है, रासमंडल। कौन सा क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में प्रवर्तक कौन थे, तो किन्होंने शुरू किया, उनका नाम क्या था, ओनार सिंह। क्या नाम था, ओनार सिंह। क्या नाम था, ओनार सिंह। क्लियर है। तो ये होता है रासलीला, रासधारी लीला और रासमंडल में छोटा सा क्या होता है, फर्क होता है। क्लियर है। उसके बाद में अगला जो है वो क्या है, नृसिंह लीला। कौन सी लीला, नृसिंह लीला। जो नृसिंह जो लीला है यह कहां पर की जाती है, मारवाड़ में। कहां पर की जाती है, मारवाड़। और मारवाड़ में भी विशेष कहां पर, जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। इसमें भगवान विष्णु के नरसिंह जो अवतार है, नरसिंह अवतार का क्या किया जाता है, मंचन। क्या किया जाता है, मंचन। कौन सी चतुर्दशी पर किया जाता है, नरसिंह चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी। अब आप कहोगे कि सर ये चतुर्दशी कब आती है, तो याद रखिएगा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को कौन सी चतुर्दशी आती है, तो वह कौन सी है, नरसिंह चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्दशी। क्लियर है। उसके बाद में एक और लीला है, घोर लीला। कौन सी लीला, घोर लीला। डन। 2 लाइनों में यह लीला खत्म हो जाएगी। कहां पर की जाती है, तो आबू सिरोही में। कहां पर की जाती है, आबू सिरोही वाले क्षेत्र में। सिरोही वाले क्षेत्र में। उसके बाद में कौन सी जनजाति इसको करती है, तो कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति। क्लियर है। यह आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, घोर लीला कहां पर है, तो आबू सिरोही में। कौन सी जनजाति करती है, तो गरासिया